नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर में आए प्रमुख वन लाइन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण के कितने भाग हैं। तो रासायनिक समीकरण के दो भाग हैं। इसे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं इस प्रकार से कि मान के चलते हैं एक रासायनिक प्रतिक्रिया लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन दोनों में जब प्रतिक्रिया होती है तो जल का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में इसका दो पार्ट्स हो जाता है, दो भाग होता है। एक H2 और O2 दोनों मिलकर के H2 + O2 और दूसरा भाग है H2O। तो यह भाग H2 और O2 यह कहलाता है प्रतिकारक। या तो इसे अन्य नाम से जान सकते हैं जिसे अभिकारक भी कह सकते हैं। और इसके बाद H2O यह भाग प्रतिफल कहलाता है यानी कि प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरा प्रश्न है रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद बनता है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से आपका ऑप्शन रहेगा उसी प्रकार से आप चिन्ह लगाएंगे। तो वह उत्पाद इस प्रकार से है कि गैस की उत्पत्ति भी होती है, उसके बाद अवक्षेप भी प्राप्त होता है, इसके बाद ताप में परिवर्तन भी होता है, अवस्था में भी परिवर्तन होती है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद अन्य जो उत्पाद है इसी प्रकार से है। तीसरा प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता है यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण में। तो दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो इसे उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक रिएक्शन है H2 + Cl2 और यह निर्माण करता है HCl का। तो इधर आप बाएं साइड में देखिए कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु, क्लोरीन का 2, उसके बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन का इधर एक एक ही परमाणु है। तो यह संतुलित रासायनिक नहीं है। अब यहाँ हम 2 से यदि मल्टीपुल करें, 2 से गुणा करें, तो अब हाइड्रोजन का 2 परमाणु इधर, उसके बाद क्लोरीन का भी 2 यानी कि 4 पूरा हो चुका है। इसी प्रकार से 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन यह भी 4 हो चुका है यानी कि 4 बाएं भाग में और 4 दाएं भाग में परमाणुओं की संख्या है। तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न इसका उल्टा है। वो संतुलित रासायनिक समीकरण में होता है तो परमाणुओं की संख्या वो समान हो जाती है। तो H2 + Cl2 जो प्रारंभ में लिखे थे HCl, तो यह वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा क्योंकि बाएं भाग में 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, लेकिन दाएं भाग में 1 हाइड्रोजन और 1 ही क्लोरीन यहाँ पे दर्शा रहा है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमेशा ऊष्मा ही निकलता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और इसका छठा प्रश्न है इसका विपरीत ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया में होता है। तो इसमें हमेशा ऊष्मा का शोषण यानी कि ऊष्मा इसे दिया जाता है। 7वां नंबर प्रश्न है कि संयोजन प्रतिक्रिया का अन्य नाम यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यह संश्लेषण प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। 8वां नंबर प्रश्न संश्लेषण प्रतिक्रिया क्या है। तो संश्लेषण प्रतिक्रिया की परिभाषा से आप समझ सकते हैं कि इसमें 2 या अधिक पदार्थों का संयोग होता है। तो इसको यूँ समझें, कोई भी एक रिएक्शन लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन 2 यहाँ पे पदार्थ हैं और इन दोनों के मिलने से CO2 का निर्माण होता है यानी कि 2 भिन्न भिन्न पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करता है। तो यह संश्लेषण या तो फिर संयोजन प्रतिक्रिया भी इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर वियोजन प्रतिक्रिया का अन्य नाम क्या है। तो संयोजन या तो फिर संश्लेषण का यह उल्टा होता है वियोजन, और वियोजन का दूसरा नाम कह सकते हैं आप अपघटन प्रतिक्रिया। 10 नंबर प्रश्न है अपघटन प्रतिक्रिया में होता है। तो अपघटन प्रतिक्रिया में 2 पदार्थों का
निर्माण होता है। दो पदार्थ यानी कि एक पदार्थ से दो पदार्थ का निर्माण हो जाता है, टूट जाता है यह। तो यहाँ पे CaCO3 यानी कि संगमरमर ले लेते हैं, संगमरमर, और इसका यदि हम अपघटन करेंगे यानी कि इसे तोड़ेंगे तो CaO+CO2 यानी कि यह चूना प्राप्त हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपघटन प्रतिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ का भी निर्माण हो सकता है। 11 नंबर प्रश्न, एकल विस्थापन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो एकल विस्थापन माने कि एक ही पदार्थों का विस्थापन हो सकता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए लोहा FeCuSO4 कॉपर सल्फेट है, तो FeSO4 के साथ यानी यह SO4 के साथ जुड़ जाता है यानी कि FeSO4 फेरस सल्फेट, और यह जो कॉपर है Cu यह यहाँ पे अलग विस्थापित हो जाता है, तो इसे ही एकल विस्थापन प्रतिक्रिया कहेंगे। 12 नंबर प्रश्न है कि उभय विस्थापन प्रतिक्रिया, उभय मतलब दो, एकल में एक और उभय में दो। तो यहाँ पे दो पदार्थों का यानी कि दो तत्वों का विस्थापन होगा। तो FeSO फेरस सल्फेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो FeSO4 के साथ यहाँ पे जुड़ता है, और H2S, इसको देखिए H2 और S यह दोनों जाकर के यहाँ पे संयोग करता है, तो यह उभय विस्थापन प्रतिक्रिया कहलाती है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि अवक्षेपण प्रतिक्रिया में होता है। तो यह क्लियर है कि अवक्षेपण में जब अवक्षेपण प्रतिक्रिया होती है तो अवक्षेप की प्राप्ति होती है यानी अवक्षेप बनता है। 14 नंबर उदासीनीकरण प्रतिक्रिया है। तो उदासीनीकरण प्रतिक्रिया में अम्ल और भस्म दोनों की प्रतिक्रिया जब होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, और यही उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहलाती है। तो इसमें उदाहरण के रूप में हम लोग ले सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और यह NaCl प्लस H2O का निर्माण करता है। तो यह हो गया आपका अम्ल, यह भस्म, और यह लवण, और यह जल। तो उदासीनीकरण प्रतिक्रिया को यह दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया संपन्न होती है, यानी कि प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया संपन्न होती है किस स्थिति में? तो यह हमेशा प्रकाश में ही संपन्न होती है। तो इसका कुछ उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया इसका स्पष्ट उदाहरण ही ले लेते हैं उसी का। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और जब इसे सूर्य प्रकाश दिया जाता है तो यह बनता है C6H12O6 प्लस O2, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। दूसरा एग्जांपल और भी हम लोग ले लेते हैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसे प्रकाश में जब रखा जाता है तो यह विघटित होकर यानी कि टूटकर सिल्वर और क्लोरीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण अवकरण प्रतिक्रिया होती है। यदि पूछी जाए कि ऑक्सीकरण और अवकरण प्रतिक्रिया होती है और उसमें दिया हुआ रहे साथ साथ, साथ साथ नहीं, और भी कुछ ऑप्शन रहे, तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से देखना है कि यह प्रतिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण और अवकरण। 17 नंबर प्रश्न है ऑक्सीकरण अवकरण प्रतिक्रिया कहलाती है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीकरण अवकरण प्रतिक्रिया का अन्य नाम क्या है? तो इसे रेडॉक्स प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न, भोजन का पाचन किस प्रकार का रिएक्शन है, यानी कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रतिक्रिया है? तो भोजन का पाचन ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न, दहनशील पदार्थ है। तो दहनशील, अदहनशील इत्यादि पदार्थों को आप अच्छी तरह से छांट सकते हैं, यानी जो पदार्थ जलता हो दहनशील पदार्थ कहलाता है, जिसमें एक उदाहरण पेट्रोल के रूप में लिए हैं। 20 नंबर प्रश्न है दहन हमेशा होता है। तो दहन की जो प्रतिक्रिया होती है, दहन की जो प्रक्रियाएं हैं वह हमेशा ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में यानी कि O2 की उपस्थिति में ही होती है। 21 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन गैस में दहन होता है। तो नाइट्रोजन गैस में एक मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम का फीता है जो दहनशील है, और उसके बाद जो भी
दहनशील पदार्थ है वह ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। 22 नंबर प्रश्न है, मोमबत्ती का सूत्र है। तो मोमबत्ती का सूत्र इस प्रकार से है C25H52, जिसे पेंटाकोसेन भी कहा जाता है। दहन के आवश्यक शर्त हैं। दहन के आवश्यक शर्त 3 है, तो उसमें से 3 आवश्यक शर्त कौन कौन सा इसे हम लोग जान लेते हैं। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ चाहिए। दूसरा में है दहन का पोषक, दहन का पोषक पदार्थ है। तो दहन का पोषक पदार्थ में आप समझ ही रहे हैं कि ऑक्सीजन या तो फिर नाइट्रोजन गैस चाहिए। उसके बाद आगे है इसका तीसरा पार्ट्स, यानी कि जो आवश्यक शर्त है दहन के लिए, तो तीसरा में है ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। 24 नंबर प्रश्न, मोमबत्ती की ज्वाला को बांटा गया है। तो मोमबत्ती की ज्वाला को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग एक चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। इसको 3 भागों में बांटेंगे, 3 पार्ट्स में। तो सबसे ऊपर का भाग प्रकाशहीन मंडल कहलाता है। यह हो गया प्रकाशहीन मंडल। बीच का भाग, ऊपर से एक जो नीचे है वह भाग प्रकाश मंडल। उसके बाद सबसे अंदरूनी भाग केंद्रीय मंडल कहलाता है। इसे हम लोग समझ चुके हैं। अब 25 नंबर प्रश्न है, एलपीजी का पूर्ण नाम है। तो एल से हो गया लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम और जी से गैस। एलपीजी का हिंदी नाम, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यदि हिंदी नामकरण पूछा जाए तो इसे कहेंगे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। 27 नंबर प्रश्न, एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है, और जिसे C4H10 रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक है, लेकिन एलपीजी में मुख्य घटक इस प्रकार से ब्यूटेन भी रहता है, प्रोपेन भी रहता है, एथेन भी रहता है। यानी कि ब्यूटेन का सूत्र आप समझ ही चुके हैं C4H10, और प्रोपेन का हो जाता है C3H8। उसके बाद एथेन का C2H6, यानी कि यह एल्केन का सदस्य है, और जिसका समान सूत्र CnH2n+2। इसकी सहायता से सभी हम लिख सकते हैं मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन। यानी कि n = 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, जहाँ तक चलना है 10 तक, तो इसका नामकरण हम कर सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, एलपीजी में गंधयुक्त पदार्थ है। तो एलपीजी में एक गंधयुक्त पदार्थ डाली जाती है, उसका नाम पूछा जा रहा है, क्या है। तो यह एथिल मरकेप्टन होता है, जिसका सूत्र C2H5SH होता है, एथिल मरकेप्टन। और 30 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए सरल सूत्रों की सहायता होती है, यानी सरल सूत्र की सहायता से रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 30 प्रश्नों का अध्ययन किए इस वीडियो के माध्यम से। और जो क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से संबंधित है, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन रहा था उसको मैं एकत्रित करने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपकी जो परीक्षा होगी उसमें ज़रूर मदद करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।